नमस्ते। मेरा नाम है अंकित मौर्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा पे। आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की पीवाईक्यू सीरीज में ज्योग्राफी वाले सेक्शन में आज हमारी 14वीं क्लास है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि अधिकतम जैव विविधता कहाँ मिलती है। क्या चीज़ पूछ रहा है? अधिकतम जैव विविधता, यानी बात हो रही किसकी? बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? जहाँ पे जीव बहुत ज़्यादा होंगे। जीव यानी कि जो बायो जहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। बायो में क्या आता है? कुछ हो सकते हैं कि पौधे आएँ, ठीक है, पेड़ पौधे आएंगे, और हो सकता है कहाँ पे? जानवर आएंगे। ठीक है, जहाँ पे पेड़ पौधे होंगे वहीं पे सबसे ज़्यादा जानवर होंगे। तो यानी कि मेनली हमको देखना है जहाँ पे पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा हों। और पेड़ पौधे कहाँ पे होंगे सबसे ज़्यादा? ये वहाँ पे होंगे जहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा हो रही होगी। ठीक है, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो जहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है और टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा होता है तो ऐसे रीजन को क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल क्षेत्र बोलते हैं। इसी को जो वहाँ पे पाए जाने वाले वन है, जंगल है, उनको उष्णकटिबंधीय वन भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो वन है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से जो ये 0 डिग्री वाली लाइन है, यदि आप देखना चाहें तो आप इनको मान सकते हैं कि 30 डिग्री साउथ से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में इनकी उपस्थिति पाई जाती है। ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के जंगलों की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य किसके अंतर्गत स्थापित किए गए हैं? मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया था ना कि जो वन्य सुरक्षा जीव एक्ट आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972, उसी के तहत राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य स्थापित किए गए थे। जो 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, कौन सा? स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, उसमें भारत ने भी भाग लिया था। उसी के प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए भारत ने वन्यजीव सुरक्षा एक्ट लाया 1972 में, और इसी के तहत राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य बनाने का कंसेप्ट लाया गया। अब बात ये आती है कि राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य में अंतर क्या होते हैं। जो ये राष्ट्रीय उद्यान होते हैं ये किसी स्पेसिफिक जीव के लिए नहीं होते हैं। यदि ये प्रोटेक्टेड एरिया है, कोई नेशनल पार्क है, तो उसमें जो भी जीव होंगे वो सब पे समान रूप से ध्यान दिया जाएगा। लेकिन जो ये अभ्यारण्य होते हैं ये किसी एक स्पेसिफिक जानवर के लिए बनाया जाता है। हो सकता है वो बारहसिंघा के लिए बनाया गया, हो सकता है वो जंगली भैंस के लिए संरक्षण के लिए बनाया गया हो, है ना। तो जो अभ्यारण्य होते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये किसी एक स्पेशल जीव के लिए बनाए जाते हैं, जबकि ये राष्ट्रीय उद्यान हर एक जानवर के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और कभी कभार पूछता है कि जो ये राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य को घोषित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये जो होता है ये राज्य सरकार इनको घोषित करते हैं। ठीक है, पहले राज्य सरकार एक मतलब कि जो मिनिस्ट्री ऑफ जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है ये उसको अपना एक मतलब कि मसौदा तैयार करके भेजते हैं कि हम इस एरिया को राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करना चाहते हैं, तो वो इनको अनुमति देता है कि हाँ आप घोषित कर सकते हैं। तब ये राज्य सरकार का काम होता है कि यह अपने उस क्षेत्र को नोटिफाई करे कि ये हमारा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य है। ठीक है, तो ये इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? राज्य सरकारों के ऊपर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि मनरेगा का उद्देश्य क्या बढ़ाने का है? मनरेगा का उद्देश्य ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो जीविका सुरक्षा है उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, मनरेगा कब आया था? ये मनरेगा 2 फरवरी 2006 से शुरुआत हुई थी। 2 फरवरी 2006 से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये आया किस लिए था कि जो गांव में रहने वाले हैं, एक परिवार के एटलीस्ट एक सदस्य को, एक परिवार के एटलीस्ट एक सदस्य को साल में 100 दिनों का जो रोजगार है, रोजगार की गारंटी प्रदान की जाए या मुहैया कराई जाए। तो यानी यहाँ पे एक शब्द आ रहा है रोजगार की गारंटी, यानी कि किसका? राइट टू वर्क, काम करने के हमारा जो अधिकार है वो हमको प्रदान किया गया, इसकी कानूनी मान्यता दी गई। देखिए, जो राइट टू वर्क है ये हमारे डीपीएसपी में शामिल किया गया। किसमें? डीपीएसपी में शामिल किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत इसे हम आर्टिकल 41 के अंतर्गत
ये राइट टू वर्क आता है। अब ये राइट टू वर्क यानी कि किसके अंतर्गत आता है, ये डीपीएसपी के तहत आता है, यानी कि इसको पूर्ण करने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर, मतलब कि बाध्यकारी नहीं है, जिम्मेदारी तो है लेकिन ये राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो ये राइट टू वर्क को एक कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए ये क्या लाया गया, हमें मनरेगा एक्ट लाया गया 2 फरवरी 2006 को, जिसके तहत जो राइट टू वर्क है उसको कानूनी मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, यानी ये किसके लिए संबंधित था, ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका सुरक्षा को प्रदान करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ मिलती है? अभी हमने देखा पहले क्वेश्चन में, जैव विविधता कहाँ सबसे ज्यादा मिलेगी, जैव विविधता वहां सबसे ज्यादा मिलेगी जहाँ पे पेड़ पौधे होंगे। पेड़ पौधे कहाँ पे होंगे, जहाँ पे बारिश ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, है ना। तो ऐसे रीजन को क्या बोल, ये इन चारों में से देखेंगे जहाँ पे टेम्परेचर भी ज्यादा है और बारिश भी ज्यादा होती है, तो वो है पश्चिमी घाट। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ऐसे टैकल करने का तरीका था। एक दूसरा तरीका यह है कि भारत में कुल मिला के 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं, 4 हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला तो है पूर्वी हिमालय। ठीक है, पूर्वी हिमालय का ये मतलब होता है कि यानी कि जो ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, इसमें वो वाले रीजन आते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि जो पश्चिमी घाट का रीजन है, वो वाला रीजन इसमें आता है। ठीक है, तीसरा ये है कि जो अंडमान निकोबार वाला रीजन है वो इसमें आता है। चौथा ये है कि इंडो बर्मा जो क्षेत्र है इसमें वो आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो 4 रीजन है ये क्या है, हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी, यहाँ नहीं कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अकूत की मात्रा में देखने को मिलती है। तो इन चारों में से यदि आप देखेंगे कौन कौन सा, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार और इंडो बर्मा क्षेत्र में से इन चारों में से कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो वो देखने को मिल रहा है ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट वाला रीजन। इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, आप 2 तरीके से इसके आंसर पर पहुंच सकते थे। ठीक है, ताजमहल के संगमरमर की क्षति होने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, ताजमहल के क्षति को कौन नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये SO2 के द्वारा। किसके द्वारा पहुंचाया जा रहा है, SO2 के द्वारा। देखिए, ताजमहल कहाँ पे स्थित है, आगरा में स्थित है। तो जहाँ पे आगरा है वहीं से 60 किलोमीटर दूर पे मथुरा स्थित है। अब मथुरा में क्या है, तेल परिशोधक कारखाना है, तेल को साफ करने का कारखाना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो तेल परिशोधक कारखाना है, तो जितने भी ये ग्राउंड से यानी कि जमीन से निकलने वाले ईंधन है, उसमें आप ध्यान रखेंगे जमीन से निष्कर्षित जो ईंधन है, चाहे वो कोयला हो, ठीक है, चाहे वो तेल हो, ठीक है, जो ईंधन तेल होते हैं, इन दोनों में जब भी ये जलेंगे तो इसमें होता है क्या, सल्फर। तो जब ये सल्फर को जलाया जाएगा तो इसमें से SO2 निकलेगा। ये आप इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखेंगे कि जमीन से निकलने वाला, चाहे वो कोयला हो चाहे तेल हो, यदि आप उसको जलाएंगे तो उससे SO2 निकलेगा ही निकलेगा। और जब उसमें से SO2 निकलेगा तो जब ये वायुमंडल में रिलीज होगा तो SO2 धीरे से कन्वर्ट हो जाता है H2SO4 में। जब ये H2SO4 में कन्वर्ट हो गया तो जब बारिश हो गया तो ये बारिश के साथ ही ये नीचे आएगा। जब ये नीचे आएगा तो जहाँ पे भी ये टकराएगा, जिस भी बिल्डिंग से टकराएगा, जहाँ भी पेड़ पौधे पत्ती जहाँ से भी टकराएगा तो वहाँ पे H2SO4 फैलेगा। आपको पता है कि H2SO4 क्या है, एक एसिड है, और एसिड है तो ये तो भाई हर चीज़ को नुकसान पहुँचाएगा। तो ये जब ये किसके पास में है, ताजमहल मथुरा के पास में है, तो यहाँ पे जो H2SO4 का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो यानी कि ताजमहल के संगमरमर को नुकसान तो पहुँचाएगा। तो इस पूरी प्रक्रिया में हमको क्या मिला, SO2 मिला। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या सही हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया। भारत में पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला जो राज्य है वो है सिक्किम। सिक्किम को 100% जैविक खेती करने वाला राज्य का दर्जा 2006 में दिया गया था। ठीक है, इस फैक्ट को भी ध्यान रखेंगे कि 100% जैविक खेती करने का जो दर्जा मिला वो कब मिला, सिक्किम को 2006 में मिला। ठीक है, अभी एक कंसेप्ट चल रहा है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का। ठीक है,
तो आप इसे आप अच्छे से कहीं से भी जहाँ से भी आप पढ़ सकें इसको पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कि भविष्य में इससे भी क्वेश्चन अब आने लग जाएं। जो अब तक जो ये जैविक खेती को जितना महत्व दिया जाता था, अब उसको उतना ही महत्व ZBNF यानी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को दिया जा रहा है। गवर्नमेंट इस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। तो अब एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब धीरे धीरे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये क्या होता है, इसके डिफरेंट प्रोसेस क्या है, ठीक है, इसका कंसेप्ट पहली बार दुनिया में कहाँ आया, इंडिया में इसका कौन ज़्यादा प्रमोटर है, कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा इस पे किया जा रहा है, और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड कौन कौन से स्टेट में इससे रिलेटेड पॉलिसी आ चुकी है। ठीक है, इन सब बातों को आप पढ़ेंगे। हो सकता है कि मतलब कि फ्यूचर में इससे भी क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, आप इसे देखेंगे। रामसर संधि किससे संबंधित है, इसको हमने पिछली क्लास में ही देखा। संधि किससे संबंधित है, आर्द्र भूमियों से संबंधित है। ईरान के रामसर शहर में, ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को, क्या 1971 को आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड को लेकर के एक समझौता हुआ। इसी को बोला जाता है रामसर कन्वेंशन। ठीक है, तो किससे हुआ रिलेटेड, ये वेटलैंड से रिलेटेड। और इसमें एक कंसेप्ट, एक फैक्ट और ध्यान रखना होता है कि इस जो संधि हुई थी इस पे हस्ताक्षर इंडिया ने 1975 में किया था। ठीक है, समझौता कब हुआ था, 1971 में, लेकिन इंडिया ने साइन कब किया था, 1975 में। और इसमें एक वो है कि जब आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये इंडिया में अभी तक 85 रामसर स्थल हैं। टोटल कितने हैं, 85। ठीक है, जो 81 और 82 हैं ये बिहार के नागी और नकटी वन्यजीव अभयारण्य को मतलब कि दर्जा मिला रामसर स्थल का। किसको, नागी और नकटी, ये दोनों कहाँ के हैं, बिहार के। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 83, 84 और 85 नंबर के जो ये हैं रामसर साइट, ये कौन से हैं। अभी ये हाल फिलहाल के हैं। तो यदि आपको ये स्टैटिक पोर्शन में नहीं पूछेगा तो हो सकता है ये करंट वाले पोर्शन में आपसे जरूर पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे और कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर देंगे कि ये जो 83 नंबर का, 84 नंबर का, 85 नंबर का रामसर साइट है कौन सा है। ठीक है, बिटुमिनस का उपयोग किस में होता है। देखिए बिटुमिनस क्या है, पहले हम उसको समझते हैं। जब हम कच्चा तेल ले आते हैं, जब ज़मीन से जब जो तेल निकाला जाता है वो कच्चा तेल ही तो होता है। जब हम कच्चा तेल को ले आते हैं तो इसको ऐसे एक प्रभाजी, ये इसको बोला जाता है, एक डिस्टिलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, डिस्टिलर। ठीक है, इसमें डाल के हम इसको हीट करते हैं। क्या करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा हीट करते हैं। और जो ये डिस्टिलर होता है इसको हिंदी में बोलते हैं आसवक। क्या, आसवक। ठीक है, तो इसमें आसवन विधि से, यानी कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर डिफरेंट टेम्परेचर पे, डिफरेंट हाइट पे अलग अलग चीज़ें निकलती है। जैसे इसमें सबसे ऊपर जो सबसे शुद्ध ईंधन होते हैं, यानी वायुयान में भरे जाने वाले जो पेट्रोल होते हैं, पेट्रोल वो कहाँ से निकलेंगे, ऊपर से निकलेंगे। उसके नीचे से क्या निकलेगा, डीजल निकलेगा। उसके नीचे से मिट्टी तेल वगैरह निकलेंगे। सबसे नीचे से जो निकलता है वो निकलता है डामर। क्या निकलता है, डामर, जो हम जिससे सड़क बनाई जाती, इसी को बिटुमिनस बोला जाता है। क्या, बिटुमिन बोला जाता है। क्या, बिटुमिन बोला जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये एक बाई प्रोडक्ट ही है किसका, जो ये हम लोग कच्चा तेल निकालते हैं उसका आसवन करते हैं। ठीक है, तो ये जो डामर होता है इसका उपयोग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमको वाटर प्रूफिंग करना होता है। क्या, किसी भी चीज़ का जब वाटर प्रूफिंग करना होता है तो हम लोग क्या मिलाते हैं, डामर मिलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही डामर का हम लोग उपयोग सड़क बनाने में भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। रोड कंस्ट्रक्शन में उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्न में से किस राज्य में मैंग्रोव वन नहीं है, मैंग्रोव वन नहीं है। यदि आप चारों ऑप्शन को देखें तो क्या है, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, और चौथा क्या है, झारखंड। यदि आप ऑप्शन से भी जाएं, यदि आपको कुछ भी ना पता हो, सिर्फ एक कॉमन सेंस यूज करें तो आपको पता है कि गोवा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में समुद्र का किनारा तो देखने को मिलता ही मिलता है। झारखंड में कोई समुद्र का किनारा नहीं, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन डी। क्यों सही है, क्योंकि जो मैंग्रोव वन होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ पे
जहाँ पे खारा पानी होता है, यानी कि खारा पानी का जो तटीय क्षेत्र होता है, नमकीन क्षेत्र जो होता है, वहीं पे क्या पाया जाता है, ये मैंग्रोव वन पाया जाता है। ठीक है, तो अब ये मैंग्रोव वन कहाँ पे पाए जाएंगे, जहाँ पे समुद्र का किनारा होगा। तो झारखंड के पास समुद्र का किनारा है नहीं, तो यहाँ पे पाया नहीं जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन क्या डी सही हो गया, डी सही हो गया। ठीक है, अब इसमें बात आती है मैंग्रोव वन की, तो देख लेते हैं तो इंडिया के कौन कौन से क्षेत्र में मैंग्रोव वन ठीक ठाक मात्रा में पाए जाते हैं, यानी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो आपको ये जो रीजन है, आप इनको मैप उठाएंगे और टिक करेंगे कि ये अंडमान निकोबार वाले रीजन में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, तब ये गुजरात के कच्छ वाले इलाके में पाया जाता है। ठीक है, ये फिर गोवा में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, महाराष्ट्र में भी मिलता है, और उसके बाद ये आंध्र प्रदेश वाले भी रीजन में मिलता है। और पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन का क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन का डेल्टा है, ये वहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे, सुंदरवन डेल्टा में। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। तुलबुल परियोजना निम्न में से किस नदी से संबंधित है, तो तुलबुल परियोजना संबंधित है झेलम नदी। ठीक है, कहाँ से, ये झेलम नदी से। ठीक है, अब देखिए, ये कुछ ऐसी परियोजनाएं होती हैं जो बहुत ज़्यादा विवाद में रहती हैं। ठीक है, तो जो भी परियोजनाएं विवाद में होती हैं, तो आप उन परियोजनाओं से संबंधित जो डेटा है वो कौन से राज्य में स्थित है, ठीक है, और कौन से वो नदी पर स्थित है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। और कभी कभार किसी एग्जाम में यह भी पूछ लेता है कि किन दो राज्यों या किन दो देशों के बीच में उस परियोजना को लेकर के विवाद चल रहा है। ठीक है, तो आप इसे इन 2-3 फैक्ट को जितने भी परियोजना के बारे में पढ़ेंगे, तो जो ये विवाद वाले जो मतलब कि परियोजनाएं हैं, उनको जरूर से जरूर देखेंगे। ठीक है, निम्न में से कौन भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग शायद तीसरी या चौथी बार कर रहे हैं। आपको पता है भूमध्य रेखा टोटल 13 देशों से होकर के गुजरती है। कितने देशों से, 13 देशों से होकर के गुजरती है। जब आप कहाँ पे जाएंगे, दक्षिण अमेरिका में, वहाँ पे देखेंगे तो 3 देशों से होकर के यह गुजरता है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। जब आप अब अफ्रीका वाले रीजन में आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा साओ टोम प्रिंसिप, ठीक है, गैबॉन, कांगो गणराज्य, ठीक है, और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, युगांडा, केन्या, सोमालिया। ये इतने देशों से अफ्रीका वाले रीजन से होकर के गुजरती है। उसके बाद ये मालदीव, ठीक है, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती से होकर के गुजरती है। ये जो 13 देशों का ये ग्रुप देख रहे हैं, इसमें कहीं भी साउथ अफ्रीका का नाम नहीं आया। तो इसमें से कौन भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है, तो वो है दक्षिण अफ्रीका, यानी कि ऑप्शन डी, ये भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीरा खनन परियोजना किस राज्य से संबंधित है, जहाँ पे हीरा पाया जाता होगा वहीं पे ये खनन परियोजना होगी। तो हीरा खनन परियोजना कहाँ पे है, तो ये पन्ना एमपी में स्थित है। ठीक है, कभी कभार ये पूछ लेता है ऐसे परेशान करने के लिए कि ये हीरा खनन परियोजना कौन से मंत्रालय से संबंधित होता है। तो ये जो खान मंत्रालय होता है, खान मंत्रालय के ही तहत एक निगम बनाया गया है, उसका नाम है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। क्या, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। ठीक है, खनिज विकास निगम। ठीक है, ये उसी के तहत ये हीरा खनन परियोजना चलाई जा रही है। अब किसी एग्जाम में पूछ लेता है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है, अब आप ढूंढें कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, और आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है, भूकंप के तरंग को, उत्पत्ति को, स्थान को क्या कहा जाता है। देखिए, जहाँ से ये समझिए हमारा पृथ्वी है, ठीक है, ये इसका पृथ्वी का ये केंद्र है। समझिए कि भूकंप यहाँ से निकला, तो ये जहाँ से निकलता है इसको बोलते हैं क्या, फोकस बोलते हैं। क्या, फोकस। ठीक है, या इसी को बोलते हैं केंद्र। और जहाँ पर ये सबसे पहली बार इसकी तरंगे पहुँचती हैं, इसको बोलते हैं अधिकेंद्र या अधिफोकस, एपी सेंटर बोलते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, अधिकेंद्र। ठीक है, तो जहाँ पे
उत्पत्ति पूछा है ना, तो जहाँ से उत्पत्ति हो रही इसको क्या बोलेंगे, फोकस पॉइंट बोलेंगे। और जहाँ पे सबसे पहली बार पहुँच रही है उसको क्या बोलेंगे, हम अधिकेंद्र बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्वालामुखी की उत्पत्ति का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आप जब भी अखबार पढ़ते होंगे, न्यूज़ में पढ़ते होंगे, अभी हाल फिलहाल में ये न्यूज़ में भी था कि आइलैंड में, ये जो आइसलैंड है, यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन के कारण, यानी कि ज्वालामुखी के विस्फोट होने के कारण यहाँ पे इमरजेंसी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आइसलैंड वाला रीजन है, यहाँ पे अधिकतर ज्वालामुखी इरप्शन होता ही रहता है। ठीक है, यदि आपको इसका लोकेशन देखना है तो आप मैप में जाएंगे, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में ये जो कनाडा वाला रीजन है, इससे जैसे ही पूर्व में आएंगे यहाँ पर आपको ग्रीनलैंड देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के नीचे छोटे से रीजन में आप देखेंगे, यहीं पे आपको मिलेगा आइसलैंड मिलेगा। फिर यहाँ पे नीचे को ब्रिटेन वगैरह, यूके वगैरह देखने को मिलेगा, ये यूरोप है। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है यहीं पे आइसलैंड है। ये आइसलैंड इसीलिए जाना जाता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शन होता है। यहाँ पे जनसंख्या बहुत थोड़ी सी ही निवास करती है। ठीक है, ये हमेशा बर्फ से लगभग ढका ही रहता है। भारत में सबसे छोटे दिन की अवधि कब होती है? देखिए, ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है। ठीक है, भारत 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है ना, तो यानी कि भारत कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये एग्जैक्ट भारत नहीं है, लेकिन ऐसे मान लीजिए ये भारत है। ठीक है, तो यानी कि ये नॉर्थ हेमिस्फेयर में उपस्थित है। तो यहाँ पे, यहाँ से 23.5 डिग्री की नॉर्थ की लाइन जाती है और यहाँ से 23.5 डिग्री साउथ वाली लाइन जाती है। ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट। अब हमने साउथ वाला रीजन है ये 23 डिग्री 30 मिनट और नॉर्थ में क्या 23.5 डिग्री। ठीक है, हमने 23.5 डिग्री वाले ये रीजन को क्यों लिया? क्योंकि जो सूर्य होता है ये 0 डिग्री पे चमकता है, ये बढ़ते बढ़ते 23.5 डिग्री साउथ तक आता है, फिर ये बढ़ते बढ़ते घूमते घूमते 23.5 डिग्री नॉर्थ तक जाता है, उसके बाद ये आते वापस चला आता है। तो यानी कि ये इसी के बीच में सूर्य टहलता रहता है। अब भारत कहाँ पे स्थित है? नॉर्थ में स्थित है। जब सूर्य भारत से सबसे दूर होगा, यानी कि 23.5 डिग्री पे चमक रहा होगा, उस समय भारत में जो होगा रात सबसे लंबी होगी और दिन सबसे छोटा होगा। ठीक है, ऐसा जो दिन होता है वो होता है 21 दिसंबर। क्या होता है वो? 21 दिसंबर वाला दिन होता है। तो इसलिए इसका क्या ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। कौन सा? ऑप्शन सी, 21 दिसंबर को। और सबसे छोटा वाला दिन होगा कब? जब ये 23.5 डिग्री यानी कि भारत के ऊपर चमक रहा होगा, तो वो होगा जो ऐसा दिन होता है वो होता है 21 या 22 जून को होता है। ये 21 या फिर 22 जून को देखने को मिलता है ऐसा दिन, जिस दिन क्या होता है कि दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है। ये कब होता है? 21 या 22 जून को। और जो दिन सबसे छोटा होता है, रात सबसे बड़ी होती है, ये होता है 21 दिसंबर को। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा और आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य जिंक उत्पादन करता है? भारत का कौन सा राज्य जिंक उत्पादन करता है? तो ये हमने देखा था कि भारत का कौन सा राज्य जिंक उत्पादन करता है? तो ये हमने पिछली क्लास में देखा था कि सबसे ज़्यादा जो जिंक का उत्पादन होता है कहाँ से होता है? राजस्थान से होता है ना। और कल हमने एक यहाँ पे जिंक से रिलेटेड एक कंसेप्ट और देखा था कि जहाँ पे जिंक पाया जाता है वहीं साथ में सीसा भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो दोनों भी जहाँ पे ओर होंगे, इनके ओर एक साथ पाए जाएंगे। जहाँ पे जिंक मिलेगा वहाँ सीसा मिलेगा, जहाँ सीसा मिलेगा वो जिंक मिलेगा। ऐसे इस चीज के लिए जो इंडिया में सबसे फेमस खान है वो है जवार की खान। कौन सी? जवार की खान। और ये कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। दुनिया में ऐसा एक जगह है कनाडा। कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया जो उनका प्रांत है, यानी कि जो प्रोविंस है, वहाँ पे हमको देखने को मिलता है सुलिवान की खान। किसकी? सुलिवान की खान। ठीक है, वहाँ भी जिंक और सीसा एक साथ पाया जाता है। ये सबसे फेमस है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे आप। सुलिवान की खान कहाँ पर है? कनाडा में है और यहाँ पे जिंक सीसा एक साथ पाया जाता है। ठीक है, अंडमान सागर में बंजर द्वीप किसके लिए जाना जाता है?
क्या, हिंदी में इसको बोलते हैं बंजर द्वीप, जब आप इंग्लिश में देखेंगे इसको बोलते हैं बैरन आइलैंड या फिर बैरन द्वीप। आपको पता है कि जो बैरन आइलैंड है ये इंडिया का एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। क्या, सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। तो इसमें से ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? ये अंडमान सागर में स्थित है। ठीक है, यूएसए ने 1867 में अलास्का को किससे खरीदा था? देखिए, जब आप रूस के मैप में आएंगे, वहाँ से जब आप अमेरिका वाले रीजन पे आएंगे, नॉर्थ अमेरिका वाले में, तो स्टार्टिंग में आपको अलास्का देखने को मिलेगा, उसके बाद कनाडा देखने को मिलेगा, उसके नीचे आपको यूएसए देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कनाडा, ये वाला रीजन जो अलास्का है, ये पहले इस पे कब्जा किसका था? ये रूस का ही कब्जा था। लेकिन 1867 की बात ये है कि रूस से अमेरिका ने इसे खरीद लिया और इसके बदले ने अमेरिका ने रूस को 72 लाख डॉलर दिया। कितना? 72 लाख डॉलर दे करके खरीद लिया अमेरिका ने। किससे खरीदा? इसको रूस से खरीदा। इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन सी सही है। ठीक है, हुगली नदी किसकी एक भुजा है? देखिए, जब लगभग ये पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पहुंचती है, कहाँ पे? गंगा नदी में। गंगा नदी कहाँ पहुंची है? पश्चिम बंगाल में। तो ये यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जो इसका एक पार्ट बहते बहते चला जाता है बांग्लादेश में, इसको बोलने लग जाते हैं हम लोग कि ये पद्मा है। ठीक है, और जो ये पश्चिम बंगाल में ही बहता है, वेस्ट बंगाल में ही बहता है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हुगली नदी है। क्या है? हुगली नदी है। ठीक है, तो ये किसकी एक भुजा है? हुगली नदी गंगा की ही एक भुजा है। देखिए, एक दो टर्म आता है ज्योग्राफी में, डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्रिब्यूटरी। कौन कौन सा टर्म है? डिस्ट्रीब्यूटरी और होता है ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है जब दो नदियां मिल करके, जैसे यहाँ से गंगा बह रही थी, इसमें यमुना आकर के मिल गई। ठीक है, गंगा बह जा रही थी इधर और इसमें आकर के यमुना आकर के मिल गई, तो यहाँ पे गंगा की ट्रिब्यूटरी बोली जाएगी यमुना। लेकिन जब अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा कि गंगा बहते हुए जा रहा था, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक हो गया पद्मा और एक हुगली। तो ये जो हुगली नदी है, अब ये बोली जाएगी कि ये गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा, ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी का कंसेप्ट। ठीक है, निम्न में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? भारत का जो सबसे बड़ा वन क्षेत्र है वो पाया जाता है एमपी वाले रीजन में। ठीक है, एमपी वाले रीजन में। ठीक है, इसके लिए जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आती है, भारत की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, वो आपको देखना पड़ेगा, उसको आपको याद करना पड़ेगा। ये अभी 2023 में आ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस डेटा को रिलीज नहीं किया है। तो हमको जो 2021 वाला वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है, उसी के ही आधार पे हमको चलना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभार आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि यार ये करें कि वो करें, लेकिन यदि आप देखेंगे कि जहाँ पर जंगल जहाँ पे ज़्यादा पाए जाएंगे, जहाँ पे वन ज़्यादा पाए जाएंगे, वहाँ पे जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उनकी भी संख्या ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आपको तुक्का लगाने की ज़रूरत पड़े, तो जो आपके पास एसटी वाला डेटा हो, उसके ही डेटा के आधार पर आप जंगल वाले डेटा तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे जैसे पंजाब हरियाणा वाले में रीजन में जंगल एकदम नाम मात्र के पाए जाते हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे एसटी की मात्रा बिल्कुल कम पाई जाती है। और एमपी में जंगल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो एसटी कम्युनिटी है वो कहाँ पाई जाएगी? एमपी में पाई जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही आप जो ये एसटी का जो डेटा है, जनगणना वाला डेटा, और जो ये वन रिपोर्ट है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है, उसके डेटा को आप मैच करा के याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन हो सकता है ज़्यादा सही हो। ठीक है, चीड़ या अल्पाइन के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? जो अल्पाइन के पेड़ होते हैं ये शंकुधारी, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये अल्पाइन क्षेत्र में पाए जाते हैं ना, अल्पाइन या फिर शंकुधारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे पाए जाएंगे? ये अल्पाइन के पेड़ ना, तो ये अल्पाइन वाले फॉरेस्ट में पाए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य की सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा से मिलती है? यूपी की सीमा कितने राज्यों से होकर के मिलती है?
8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश। 8 राज्य, एक यूटी और एक देश से जाकर के मिलती है, एक कंट्री से जाकर के मिलती है। ये देश कौन सा है? ये नेपाल है। और यूनियन टेरिटरी क्या है? यूनियन टेरिटरी का नाम है दिल्ली। ठीक है। और ये जो 8 स्टेट है, ये जैसे है हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया। ठीक है। तो इसमें जो सबसे लंबी सीमा टच करता है यूपी से, उसका नाम है एमपी। ठीक है। इसका क्या ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन सी सही हो गया। जलवायु चरम पर है, वर्षा कम है और लोग खाना बदोश हैं। तो ये कौन से क्षेत्र को संदर्भित करता है? देखिए, जब आप देखेंगे महाद्वीप के इंटीरियर यानी आंतरिक भागों के, तो वहाँ पर जो ये बारिश का जो मौसमी या मानसूनी हवाएं होती हैं, ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, या पहुँचते पहुँचते एकदम कमज़ोर हो जाता है। जो अपने साथ पानी ले आई हुई होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो ऐसा ही एक क्षेत्र मध्य एशियाई क्षेत्र है। जब आप मध्य एशियाई क्षेत्र में देखेंगे, जैसे ये अफगानिस्तान वाला एरिया हो गया, ईरान वाला एरिया हो गया, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो ये हवाएं होती हैं उनमें पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इन वाले जो रीजन होते हैं, यहाँ पे या तो आपको मरुस्थल देखने को मिलेंगे, या तो सिर्फ एक घास क्षेत्र देखने को मिलेगा। जो ये यहाँ पे घास क्षेत्र होते हैं, इनको स्टेपी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टेपी बोला जाता है। तो यहाँ के लोगों के पास खाने के संसाधन कम होते हैं, तो ये या तो भेड़ पालते हैं या बकरियां पालते हैं। भेड़ बकरी को लेकर के ये एक जगह से दूसरी जगह तक भोजन की तलाश में टहलते रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ के लोग खाना बदोश जिंदगी जीते हैं, वर्षा कम होती है, और जो जलवायु स्थितियाँ होती हैं वो चरम पर होती हैं, यानी कि यहाँ पे बारिश नहीं होती है। जैसे आप लोग मूवी में देखते होंगे, या तो आप गूगल भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, कि जो ये तुर्कमेनिस्तान वाला रीजन हो गया, अफगानिस्तान वाला रीजन हो गया, ईरान वाला रीजन हो गया, यहाँ पर जो ये बारिश के संसाधन बहुत कम है, इसलिए लोग यहाँ पे खाना बदोश की ज़िंदगी जी रहे हैं। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन बी सही हो गया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र या श्रीहरिकोटा रेंज कहाँ पर स्थित है? तो श्रीहरिकोटा रेंज कहाँ पर स्थित है? ये वाला रीजन आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी श्रीनगर या जम्मू कश्मीर से होकर के बहती है? तो इनमें से जो ये झेलम नदी है, ये कहाँ से होकर के बहती है? ये जम्मू कश्मीर से होकर के बहती है। ठीक है। इसी पर एक इम्पोर्टेंट परियोजना स्थित है, वो उसका नाम है किशन गंगा। किशन गंगा परियोजना किस पर स्थित है? झेलम पर ही स्थित है। ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है। आज हमने कितने क्वेश्चन किए? 25 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है। चलिए चलते हैं। थैंक यू।